हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है और सभी लोग जोर शोर से आरपीएफ की तैयारी में लग गए हैं। कुछ लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों ने आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिए हैं जीके के, लेकिन ज़्यादातर बच्चों की ये कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आप उससे रिलेटेड जितने भी जीके के क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर कराइए। तो दोस्तों, हम लोग आज से जीके के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आरआरबी के यानी कि आरपीएफ के जितने भी एग्ज़ाम्स के जितने भी जीके के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग टॉपिक वाइज कवर करेंगे। दोस्तों, टॉपिक वाइज करने का फ़ायदा ये रहेगा कि वो टॉपिक्स भी हमारे तैयार हो जाएंगे और साथ ही हम अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर पाएंगे कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जिससे क्वेश्चन हर सेट में पूछे ही जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग ये भी देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं। ये दोस्तों विषय सूची है। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास है। और दोस्तों, आप लोग कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि सबसे पहले हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें या कौन से टॉपिक्स पहले कर लें या उसके बाद करें। तो आप लोग अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके बाद कौन सा टॉपिक चाहिए या कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। सबसे पहले हम लोग दोस्तों हिस्ट्री ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख रहे होंगे आप लोग एक एक टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं, सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक। तो ये सारा हम लोग कवर करेंगे। और दोस्तों, ये 737 पेज की बुक है। इसमें हमारा सारा टॉपिक, ऐसा एक भी टॉपिक नहीं होगा जो छूट जाए। सारे टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट। ये देखिए, यहाँ से भारतीय राज्य व्यवस्था स्टार्ट हो गई है यानी कि इंडियन पॉलिटी। उसके भी एक एक टॉपिक्स भी हम लोगों ने कवर किया, यानी कि आप लोग अगर एनालाइज कर पा रहे होंगे कि आरआरबी ने आज तक एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ा है जिससे क्वेश्चन ना पूछा हो। इसीलिए हमें जीके की तैयारी को दोस्तों बहुत ही अच्छे से करना है। सिर्फ इधर उधर से जीके पढ़ के हमारा जीके का 50 क्वेश्चन कवर नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमें हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना पड़ेगा और उससे कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमें ये भी समझना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे इसमें कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है। उसके बाद हमारा सामान्य ज्ञान यानी कि ट्रेडिशनल जनरल नॉलेज भी स्टार्ट हो गया है। चलिए दोस्तों, आज हम लोगों की जो पहली वीडियो, और हाँ, इसमें कौन कौन से पेपर्स हमने कवर किए हैं या करेंगे ये भी आप लोग देख लीजिए कि अभी तक आरआरबी या आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एनटीपीसी, एएलपी जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब के प्रीवियस ईयर वो सब हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। मैंने आपको बुक रिव्यू इसलिए दे दिया है दोस्तों क्योंकि बच्चे बहुत कमेंट करते हैं कि मैम कौन सी बुक है, कितने रुपए की। आज तो कई कमेंट ऐसे भी हैं कि मैम कितने रुपए की है। तो आप लोग एक बार बुक देख लीजिए। तो जिन्हें बाई करना है वो लोग बुक स्टॉल से जाके ले लें। मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट में पूछते हैं तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों, सबसे पहला भाग हम लोग स्टार्ट। लेकिन दोस्तों, आप लोग हर बुक नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और कमेंट में मुझे बता दीजिए कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, यानी किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस बना दूंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी सारे वीडियोस ले आऊँगी दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पहली वीडियो है और इसमें हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे या नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें। तो आज दोस्तों हमारा प्राचीन इतिहास का सबसे पहला टॉपिक है पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। इसका पहला क्वेश्चन है। ये दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी द्वारा पूछा गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ताम्र पाषाण काल। क्योंकि दोस्तों पाषाण काल को 3 कालों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण पुरा पाषाण, मध्य पाषाण तथा नव पाषाण है। ताम्र पाषाण युग नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा,
1957 से 58 के मध्य। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। यह एक पूरा पाषाणिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही और इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा 1957 से 58 में की गई। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, किंतु यहाँ उत्तर पुरापाषाण, ताम्रपाषाण काल और प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्ययुगीन के कालीन युग के बीच चित्र मिले हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है भीमबेटका, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है। एक पुरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है जहाँ पर पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, देन नवपाषाण काल। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों इन क्वेश्चन को करने के बाद इसके जो व्याख्या है उसमें आपके सारे जो की पॉइंट्स हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो सारे अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि ये व्याख्या देख लेते हैं, प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था और उनका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल। दोस्तों इसके कुछ और साक्ष्य देख लेते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास 3 भागों में डिवाइडेड है, प्रागैतिहासिक काल के लक्षण, आद्य ऐतिहासिक काल के लक्षण और ऐतिहासिक काल लक्षण। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के लक्षण क्या है? लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, उदाहरण पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल के लक्षण है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध लेकिन लिपि गुण एवं अपठनीय, यानी कि जो लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं उन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका, वो अपठनीय है, उदाहरण सैंधव सभ्यता। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल लक्षण है पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण। उसके बाद दोस्तों पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। दोस्तों इनकी समयावधि देख ली जाए तो 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है और मध्यकाल की है समयावधि दोस्तों 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक और नवपाषाण काल की समयावधि है 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। तो दोस्तों हमारा जो प्राचीन इतिहास है उसका जो पहला टॉपिक है वो हमारा कवर हो गया है पाषाण काल। तो अब हमारा सेकंड टॉपिक इसका सिंधु सभ्यता स्टार्ट हो जा रहा है, इसके क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो अभी तक हमारे कितने क्वेश्चन पूछे गए? सिर्फ 5 क्वेश्चन हमारे पाषाण काल से पूछे गए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर यानी कि गुजरात से प्राप्त किए जाते थे और इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब यानी कि भारत के पंजाब में स्थित है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रोपन। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपन की खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी और यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरे नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टेटाइट। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा के अधिकांश मोहरों को सेल खड़ी से बनाया जाता था जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चट, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी हैं।
मानक मुहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी और इन मुहरों पर गणितीय चित्र होते थे जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मुहरों में जानवरों की तस्वीरें एक चित्रमय लिपि में लिखी गई हैं जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर बाघ, हाथी, वृषभ, गैंडा, भैंसा, हिरन, खरगोश और बकरा थे। हमारा अगला क्वेश्चन है धौलावीरा राज्य कहाँ स्थित है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, गुजरात में। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है और इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया और इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ स्थल है ये। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक क्या था? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आयताकार टैंक। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था और इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी और यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रावी। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था और इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स थे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लड़काना जिले में स्थित है और इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों मृतकों का टीला। और इसका हमारा अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ? दोस्तों मोहनजोदड़ो से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये सिंध में, पाकिस्तान के सिंध जिले में स्थित है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध, पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। हमारा अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, चहुदड़ो। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एमजी मजूमदार ने की थी। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राग हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके, सीप, मुहर और मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था और यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हड़प्पा। हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल था वो हड़प्पा है, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था और इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हड़प्पा।
हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है या दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊपर यानी कि ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का द्योतक माना गया है और इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, धौलावीरा। हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है और यह गुजरात के रन ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 44वां स्थल है। इसकी खोज 1968 ईस्वी में पुरातत्ववेत्ता जगतपति जोशी ने की थी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस पढ़ के आप लोग समझ जाएंगे। उरूक यानी कि डी ऑप्शन इसका सही नहीं है, ये हिस्सा नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल तथा राखीगढ़ी थे, जबकि उरूक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं इतने ही क्वेश्चन रखूंगी। इस वीडियो में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि ये बुक मुझे आगे कवर करानी है या नहीं। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आप लोगों को ये बुक कवर करनी है या नहीं। आप लोग मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि मुझे इस बुक को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। आप लोगों को अच्छी लग रही है, इसके क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं या नहीं, तो मैं उसी हिसाब से कंटिन्यू इस वीडियो को रखूँगी और इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँगी।